हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठी अलीशा अपनी बारी के आने का वेट कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, घबराहट से पसीने छूट रहे थे। तभी उसकी नज़र डॉक्टर के केबिन से निकल रहे एक लड़के पर पड़ी। वो जोरों से रो रहा था। 2 वार्ड बॉय उसे ज़बरदस्ती गेट के बाहर धकेल रहे थे। वो लड़का रोते हुए डॉक्टर से मिन्नतें कर रहा था, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे फिर से लड़की बना दो, मैं इस जेंडर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से अब भी लड़की हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन फील करता हूँ, प्लीज़ मुझे कोई दवाई दे दीजिए, मैं हर रोज़ खुद से लड़ता हूँ, मुझे वापस लड़की बनना है। वो रोए जा रहा था, मिन्नतें किए जा रहा था, पर वार्ड बॉय ने उसे ज़बरदस्ती बाहर धक्का दे दिया। उसकी ये हालत देखकर अलीशा अंदर से कांप गई। तभी अलीशा के भाई ने जोरों से उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के केबिन के अंदर ले गए। डॉक्टर के सामने जाते ही अलीशा डर से थर थर कांपने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो नम आंखों से अपने पापा और भाई की तरफ देखती है, जैसे उसकी आंखें अपने भाई और पापा से मिन्नतें कर रही हों। तभी डॉक्टर नर्स से कहते हैं, मिस अलीशा के ट्रीटमेंट की तैयारी करो। इतना सुनते ही अलीशा चिल्लाने लगी, वो रोने लगी, प्लीज़ मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ नेचुरल है, प्लीज़ डॉक्टर, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझ सकते हैं। नर्स उसे ज़बरदस्ती ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगी। अलीशा और तेज रोने लगी, नो नो प्लीज़ लीव मी, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अलीशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पास रखे सीज़र पर उसकी नज़र पड़ती है। वो सीज़र उठाकर जोर से चिल्लाती है, अब अगर मुझे किसी ने छुआ, कोई मेरे पास आया तो मैं उसकी जान ले लूँगी। अलीशा के हाथ में सीज़र देखकर सभी डर जाते हैं। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, अलीशा तुम मेरे पास आओ, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा केस बिल्कुल अलग है, तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बस एक छोटा सा ट्रीटमेंट है। अलीशा और तेज चिल्लाती, नो डोंट टच मी, आगे मत बढ़ना। पर डॉक्टर आगे बढ़ने लगते हैं, प्लीज़ मेरे पास मत आना, प्लीज़ आगे मत बढ़ना। ये कहते हुए अलीशा पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर उसकी तरफ। अगले ही पल एक जोरदार चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाती है। 19 साल की अलीशा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन लेती है। उसकी आंखों में 1000 सपने थे, पर घर दूर होने के कारण उसने हॉस्टल ले लिया था। शाम के करीब 6 बजे थे जब हॉस्टल की वार्डनर उसे उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाती हैं। वार्डनर अलीशा को एक चाबी देते हुए कहती हैं, ये इस रूम की दूसरी चाबी है, एक तुम्हारी रूममेट के पास है। ये कहकर वार्डनर अलीशा को उसके रूम के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अलीशा डोर बेल रिंग करती है और अगले ही पल अपने सामने ब्लैक कलर की बिकनी में खड़ी एक खूबसूरत लड़की को पाती है। उस कमरे में रेड कलर की लाइट जल रही थी। अलीशा उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। उस लड़की का दूध सा सफ़ेद शरीर शीशे की तरह चमक रहा था। उसकी लंबी पतली टांगों को वो अलीशा के सामने मोड़ कर खड़ी थी। एक नज़र में अलीशा को ऐसा लगा कि वो किसी मॉडल के घर आ गई हो। उस लड़की को देखकर अलीशा की आंखें बड़ी हो गई थी। अलीशा उसे देखकर बहुत नर्वस हो गई थी। हड़बड़ाती आवाज़ में अलीशा उस लड़की से कहती है, आई एम सॉरी, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई, प्लीज़ आप चेंज कर लो। उस रूम के अंदर से म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही थी और साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में पार्टी चल रही हो। अलीशा की कपड़े चेंज करने वाली बात सुनकर वो लड़की तेज़ी से हंसते हुए अलीशा से कहती है, न्यू एडमिशन? अलीशा हाँ में सर हिला देती है। वो लड़की अलीशा का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम के अंदर खींच लेती है और डोर को बंद कर लेती है। रूम के अंदर की चकाचौंध देखकर अलीशा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वहाँ 4-5 और लड़कियाँ थीं। वो सब शराब के नशे में डूबी हुई थी और एक दूसरे को बीच बीच में स्मूच करते हुए डांस कर रही थी। वो सब नाइट सूट या बिकनी में थी। वो ब्लैक बिकनी वाली लड़की हंसते हुए अलीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने फ्रेंड्स के सामने ले जाती है और सबसे कहती है, हे गाइस, अटेंशन 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 प्लीज़, मीट माय न्यू रूममेट। और अलीशा की तरफ देखते हुए उससे उसका नाम पूछती है। अलीशा उन सारी लड़कियों को इस तरीके से देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, पर अपना नाम पूछने पर वो धीरे से अपना नाम बताते हुए कहती है, अलीशा। वो ब्लैक बिकनी
दिखने वाली लड़की अलीशा को हेलो करते हुए कहती है, आई एम रोज़ एंड ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। वो क्या है ना, आज फाइनली मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री हो गई हूँ। सो हम सब, और ये सामने रेड बिकनी में लड़की देख रही हो ना, इसका भी पिछले महीने ब्रेकअप हो गया था। तो आज हम सब मिलकर अपने दोस्तों के साथ ही खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। और फिर ये कहकर रोज़ अलीशा के हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ डांस कराने लगती है। कुछ पलों के बाद रोज़ डांस करते हुए अलीशा के करीब जाती है और उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे एक टाइट किस कर लेती है। इस किस से अलीशा बहुत घबरा जाती है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि ये किस कब हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस किस पर क्या बोले, पर वो देख रही थी कि ज़्यादातर सारी लड़कियां डांस करते हुए बीच बीच में एक दूसरे को किस कर रही हैं और हक कर रही हैं, तो उसे लगा कि ये भी डांस का एक पार्ट होगा। दरअसल अलीशा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसके उल्टे रोज़ और उसकी बाकी सारी फ्रेंड्स काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिलीज से थी। वो सब काफ़ी रिच थी। अलीशा एक बहुत नॉर्मल लड़की थी। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। शायद इसी वजह से उसे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। रात के करीब 2 बज गए थे और पार्टी अब भी चल रही थी। अलीशा भी अब इस पार्टी को एंजॉय करने लगी थी। उसे रोज़ और उसके फ्रेंड्स अच्छे लग रहे थे। डांस करते करते 1-2 लड़कियां वहीं नींद के आगोश में चली गईं। वहीं दूसरी तरफ रोज़ डांस करते हुए बार बार ड्रिंक कर रही थी। वो काफ़ी नशे में हो गई थी। अलीशा को नींद आने लगी थी। वो काफ़ी थक चुकी थी। वो बेड पर जाकर बैठ गई, पर रोज़ उसके पास जाती है और उसे पकड़कर वापस डांस करने के लिए ले आती है। जाने क्यों अलीशा रोज़ को मना नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं अलीशा के मन में ये चल रहा था कि अब यही मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। इतनी हाई प्रोफाइल और रिच लड़की होने के बाद भी इसका बिहेवियर कितना पोलाइट है। ये मेरी बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर रही है और ना ही मुझे इग्नोर कर रही है। ये मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रही है और अपने साथ डांस करा रही है। वैसे मैंने सुना था कि रिच लड़कियां बहुत एटीट्यूड में होती हैं। वो मिडिल क्लास लड़कियों से बात करना भी पसंद नहीं करती हैं। स्पेशली कॉलेज लाइफ में तो ये सब कुछ बहुत होता है, पर रोज़ सबसे अलग है। अलीशा के मन में ये सारे ख्याल चल ही रहे थे और वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए रोज़ के साथ डांस को एंजॉय करने लगी। डांस करते करते अचानक से रोज़ ने अलीशा के हाथों को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। अपने पैरों को उसके पैरों में लपेट दिया। रोज़ की छून जाने क्यों अलीशा को अच्छी लग रही थी। वो धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। ये उसके लिए बहुत नया एहसास था। अलीशा रोज़ के शरीर को प्यार से सहलाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को रोज़ के सीने पर ले जाती है और वहाँ पर हाथ फेरते हुए उसके उभारों को टाइटली प्रेस करने लगती है। कंधे पर अपना सर रखकर फफक फफक कर रोने लगती है। वो रोते हुए अलीशा से कहती है, यू नो ही फक्ड मी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे पता है वो मुझे फिर से परेशान करेगा। ये सब कहते हुए रोज़ और तेज रोने लगती है और कसकर अलीशा को पकड़ लेती है। यही सब बड़बड़ाते हुए रोते हुए वो कुछ देर में वहीं लुढ़क कर सो जाती है। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। 1-2 लड़कियां वहीं लुढ़क के सो जाती हैं और कुछ अपने अपने रूम में चली गई थी। अलीशा भी उठने के टाइम पर सोती है और अगले दिन करीब 10 बजे उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि रोज़ सिकुड़ी से नीचे पड़ी हुई है। वो गहरी नींद में थी। अलीशा उसके पास जाती है और उसे उठाती है। रोज़ उठते ही बोलती है, ओह थैंक यू, तुम अलीशा ना? अलीशा कहती है, हाँ मैं अलीशा, और मैं जब से हॉस्टल आई हूँ तब से मैं तुम्हारे साथ पार्टी ही कर रही हूँ। ये कहकर दोनों एक साथ तेज़ी से हंसने लगती है। रोज़ कहती है, ओह नो, सो सॉरी बेबी। रोज़ के सॉरी कहने पर अलीशा मुस्कुरा देती है और हंसते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, माना तुम बहुत हॉट हो, पर मौसम ठंडा है। इतनी ठंड में अभी भी इस तरीके से लेटी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। अब तो तुम्हारी उतर गई होगी ना? रोज़ हंसते हुए कहती है, हाँ अब मेरी उतर गई है, और कहकर खड़ी होकर वो कपड़े चेंज करने लगती है। नॉर्मल बातचीत के बाद दोनों फ्रेश होकर क्लास के लिए चली जाती हैं। रोज़ के लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल था, पर अलीशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो रोज़ के किस को बार बार याद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोज़ की किस इतनी अच्छी क्यों लग रही थी।
शहर की हाई प्रोफाइल लड़कियों के लिए तो सब कुछ बहुत कॉमन है, पर आखिर उसे क्यों रोज़ की छोन इतनी अच्छी लगी और उसने रोज़ से कोई कंप्लेन क्यों नहीं की। अलीशा चाह कर भी रोज़ से इस बारे में बात नहीं कर पाती है। धीरे धीरे इस बात को कई दिन हो गए थे। अलीशा ने भी इस बात को इग्नोर कर दिया था। अलीशा और रोज़ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। रोज़ बहुत रिच थी, वो कपड़े से लेकर परफ्यूम तक सब कुछ ब्रांडेड खरीदती थी। रोज़ जो कुछ भी अपने लिए खरीदती वो अलीशा के लिए भी खरीदती। वो डेली अलीशा को गिफ्ट देती। दिन पर दिन अलीशा और रोज़ की फ्रेंडशिप और गहरी होती जा रही थी। अलीशा और रोज़ एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। दोनों की हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर रोज़ अक्सर रात को ड्रिंक कर लेती थी, जो कि अलीशा को अच्छा नहीं लगता था। वो रोज़ को बहुत समझाती थी कि तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। रोज़ ये कहकर टाल देती। अक्सर स्ट्रेस कम करने के लिए ड्रिंक ज़रूरी हो जाती है। अलीशा और रोज़ की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, स्पेशली अलीशा की लाइफ में। पर एक दोपहर अलीशा जब अपनी क्लास ख़त्म कर वापस रूम में आती है, वो रोज़ की हालत देखकर सन्न रह जाती है। रोज़ खून में लथपथ पड़ी थी, उसका बहुत खून बह रहा था। रोज़ की हालत देखकर अलीशा जोरों से चिल्लाती है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब आनन फानन में रोज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते। दरअसल रोज़ ने अपने हाथ की नस काट ली थी, जिससे उसका काफ़ी खून बह गया था। करीब 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद रोज़ वापस हॉस्टल आती है। रोज़ की इतनी बुरी हालत हो गई और रोज़ के पेरेंट्स सिर्फ एक दिन उससे मिलने आए और ढेर सारे पैसे देकर हॉस्पिटल का बिल भरकर चले गए। अलीशा को रोज़ के पेरेंट्स का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा और दूसरी तरफ रोज़ भी अपने पेरेंट्स से काफ़ी रूडली मिली। रोज़ के मम्मी पापा ने अलीशा को वापस हॉस्टल में छोड़ दिया था। सबके जाने के बाद अलीशा रोते हुए रोज़ को गले लगा लेती है और उसे धीरे से स्लैप करके पूछती है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की? आखिर ऐसी क्या बात हो गई रोज़ जो तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा? आखिर एक बार मुझसे डिस्कस तो करती। तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुम्हारी जान जा सकती थी। अलीशा की सारी बातें सुनकर रोज़ रोने लगती है और कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप लेटने के लिए जाती है। रोज़ को रोता देख अलीशा समझ जाती है कोई तो बहुत बड़ी बात है, वरना रोज़ ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। वो इस तरीके से परेशान नहीं होती। अलीशा रोज़ को पकड़ती है और उसे अपनी कसम देती है और बोलती है, प्लीज़ मुझे सब सच सच बताओ। अलीशा की जिद पर रोज़ उससे कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिप्रेशन फील हुआ, इस वजह से मैंने मेरे हाथ की नस काट ली। पर अलीशा को रोज़ की बातों पर भरोसा नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए जिद कर बैठती है, नहीं, मुझे बस सच सुनना है। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पेरेंट्स को कितनी तकलीफ हुई होगी? पेरेंट्स की बात सुनकर रोज़ अलीशा से कहती, पेरेंट्स और उन्हें तकलीफ हुई होगी? अगर उन्हें तकलीफ हुई होती तो फिर मैं तकलीफ में ही क्यों होती? रोज़ की ये बात सुनकर अलीशा कहती है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? रोज़ कहती, यही तो है मेरी सबसे बड़ी टेंशन की वजह। और ये कहकर रोज़ अलीशा को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है, अलीशा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अलीशा, मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स बहुत पहले हो चुका था। मेरे डैड ने मेरी मॉम को उन्हीं के दोस्त के साथ चीट किया, जिससे हर्ट होकर मॉम ने डैड से डिवोर्स ले लिया। मेरी मॉम दूसरी शादी करके खुश थी। वो शादी के बाद लंदन में सेटल हो गई और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली मम्मा की दोस्त के साथ। और ये जो आई थी वो मेरी स्टेप मदर हैं। मॉम और डैड अपनी लाइफ में बिज़ी रहते थे। मैंने बचपन से खुद को हमेशा अकेला पाया। सबके होते हुए भी मैं अकेले रहती थी। क्लास 9th में आई तो मुझे एक लड़के से ट्रू वाला लव हो गया। वो समझती हो ना, इश्क वाला लव। क्लास 12th में थी तब पहली बार मैं उसके साथ इंटीमेट हुई। मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया। शायद मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, पर मेरी मॉम की तरह मेरी डेस्टिनी में भी धोखा था। वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई चला गया और उसने ये कहकर मुझे छोड़ दिया कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। एक्चुअली वो किसी और को डेट करने लगा था। मैंने उसे बहुत मनाया, बहुत मिन्नतें की, पर उसने अपना सिम बदल दिया और बॉम्बे जाने के बाद उसने मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। कुछ दिनों बाद लाइफ ऐसी चलती रही। मैं बहुत परेशान रहती थी, डिप्रेस रहती थी। मॉम डैड को तो कभी मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। मॉम किटी पार्टीज़ में बिज़ी रहती थी और डैड अपने बिजनेस में बिज़ी रहते थे। मॉम की तो खैर छोड़ ही दे, पर डैड तो मेरे अपने थे। उन्होंने भी कभी मेरी परवाह नहीं की। अगर वो परवाह करते थे तो सिर्फ एक बात की, मुझे पैसे देने की। और फिर चंडीगढ़ में आने के बाद अच्छे मेरी लाइफ में आया वही जिससे भी कुछ दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था, जिसकी ब्रेकअप की पार्टी हम कर रहे थे। पर वो
बहुत बड़ा डॉग निकला। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। वो बस मेरे साथ महंगे गिफ्ट्स और अपने खर्चे पूरे कराने के लिए था। वो किसी न किसी बहाने से आए दिन मुझसे पैसे मांगता था और मैं इतनी पागल थी, वो मुझसे जितने पैसे मांगता था मैं उसे उतने पैसे देती थी। कहीं ना कहीं मैं उस पर इमोशनली डिपेंड हो गई थी। मैं उसे चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही थी। एक बार हमने एक साथ एक नाइट स्पेंड की। मैं बहुत नशे में थी और उस नशे में उसने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरी कुछ न्यूड पिक्स ले ली। अब वो उसी के लिए मुझे ब्लैकमेल करता है। उसकी डिमांड धीरे धीरे पैसों की और बढ़ गई। आखिर मुझे भी पेरेंट्स से पैसे मिलते थे। डैड भी मुझसे इतने खर्चों के बारे में पूछने लगे। जब मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अब पिछले 8 महीनों से मैं पैसों से उसका मुंह भर रही थी, पर अब बहुत हो गया था। इस बार उसने मुझसे 3 लाख रुपए मांगी। मैं परेशान हो गई कि मैं उसे इतनी बड़ी रकम कैसे दूं। मुझे अच्छे को पैसे देना था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। वो लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने पैसे मांगने के लिए डैड को फ़ोन किया, पर फ़ोन मॉम ने उठाया और जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैं कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई। वो बार बार मुझे मैसेज कर रहा था, अब तुम्हारी फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ, अब तुम्हारी फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ। उसने मुझे परेशान कर लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने पास रखी नाइफ़ उठाकर अपने हाथ की नस काट ली और ये कहते हुए रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी दर्द भरी कहानी बताते हुए रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अलीशा रोज़ की तरफ देख रही थी। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। अलीशा को हमेशा लगता था कि रोज़ से ज़्यादा अच्छी लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती, पर आज उसकी दर्द भरी ज़िंदगी के बारे में सुनकर उसे समझ आ गया था ये सब ऊपरी दिखावट थी। असल ज़िंदगी में रोज़ एक दर्द से जी रही थी और वो इतनी स्टूपिड थी कि समझ ही नहीं पाई कि रोज़ इतने दर्द में है। अलीशा उसे कसकर गले लगा लेती है और रोज़ के गालों पर किस करते हुए कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ये कहते हुए अलीशा रोज़ के चेहरे को अपने हाथों में ले लेती है और उसकी तरफ बढ़कर उसे धीरे से एक लिप किस कर लेती है। अलीशा और रोज़ एक दूसरे में डूबी जा रही थी। दोनों के बीच एक जोरदार किस होता है। रोज़ और अलीशा दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। वो दोनों चुप थी, बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ खींची जा रही थी। अलीशा कांपते हुए होंठों से रोज़ से कहती है, रोज़ आई डोंट नो व्हाई, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कितनी प्रिटी हो तुम, कोई तुम्हें कैसे चीट कर सकता है। दोनों की आंखें एक दूसरे की चाहत को बयां कर रही थी। अगले ही पल रोज़ अलीशा से दूर होती है। वो उससे कहती है, ये गलत है, हमारी फीलिंग गलत है। अलीशा रोज़ से कहती है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, और ये सब कुछ आज से नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, ये सब कुछ मैं तुमसे तब से कहना चाह रही हूँ। रोज़ मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बस डर से आज तक मैं कह नहीं पाई आई एम लव विद यू रोज़। ये कहकर अलीशा रोज़ की थाइस पर अपने हाथ फेरने लगती है। रोज़ बस तुम में खो जाने का मन करता है। रोज़ को अलीशा के साथ बहुत अटैचमेंट था और ये अटैचमेंट अब प्यार में बदल चुका था। अलीशा की छुअन से रोज़ मस्ती होने लगी थी। रोज़ ने अलीशा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके होठों पर अपनी जीभ फेरने लगी। अलीशा अब पूरी तरह से इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। रोज़ के हाथ अलीशा के शरीर पर ऐसी जगहों पर जा रहे थे जहां अलीशा को भी नहीं पता था कि वहां छूने से इतना रोमांच हो सकता है। अलीशा मदहोश होकर किसी कटे परिंदे जैसे सिसकियां भरते हुए छटपटाने लगी। अलीशा रोज़ को बेड पर गिराते हुए बिल्कुल रोज़ के ऊपर चढ़ गई थी। वो दोनों के शरीर जैसे एक हो गए हों। रोज़ अलीशा को पागलों की तरह चूमने लगी। अलीशा भी अपनी मोहब्बत की हर हदों को पार करते हुए रोज़ को सेटिस्फाइड करने लगी और पूरी रात उनका रोमांच चलता रहा। आज बहुत सालों बाद रोज़ को कोई ऐसा मिला था जो कि न सिर्फ उससे प्यार करता था बल्कि उसे समझता भी था। अलीशा भी पूरी तरह रोज़ के प्यार में डूब चुकी थी। रोज़ और अलीशा ने मिलकर एक प्लान के तहत अच्छे को फंसाया, फिर अच्छे को उसकी फैमिली के आगे एक्सपोज कर दिया कि वो किस तरीके से रोज़ को ब्लैकमेल कर रहा था। अलीशा और रोज़ ने रोते हुए अच्छे के पेरेंट्स को अच्छे के सारे कांडों के बारे में बताया। अच्छे के पेरेंट्स ने अच्छे को बहुत डांटा। उसकी माँ ने उसे स्लैप भी किया और उसकी सारी न्यूड फोटोज़ डिलीट करवा दी।
इस तरह से अलीशा के साथ से रोज़ एक बहुत बड़ी टेंशन से उबर चुकी थी। दोनों अब बहुत खुश रहने लगी। दिवाली का फेस्टिवल आता है। हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स अपने घर जा चुके थे। अलीशा को भी उसके पापा लेने आए थे, पर उसका रोज़ को छोड़कर जाने का मन नहीं था, पर क्योंकि उसे उसके पापा लेने आए थे तो उसे जाना ही था। वहीं रोज़ अपने घर पर नहीं जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। वैसे भी रोज़ का उसके घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसीलिए उसने हॉस्टल में रहने का डिसाइड किया। अलीशा के पापा को जब पता चलता है कि रोज़ अपने घर नहीं जा रही है तो अलीशा के पापा रोज़ से कहते हैं, बेटा अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर पर चल सकती हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस बार की दिवाली तुम हमारे साथ ही मनाओ। और अलीशा भी रोज़ से काफ़ी जिद करने लगती है। अलीशा की जिद से रोज़ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रोज़ अलीशा के घर आ जाती है। रोज़ को अलीशा का घर, उसके घर के सभी लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। बेशक अलीशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अलीशा की मम्मी रोज़ से बहुत प्यार से मिलती हैं। वो रोज़ की बहुत तारीफ़ करती हैं। वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहती हैं, जिस तरह से तुम्हारे जैसी अच्छी दोस्त मेरी बेटी को मिल गई है, बस इसी तरह एक अच्छा लड़का अलीशा के लिए मिल जाए जिससे हम उसकी शादी कर सकें। अलीशा की शादी की बात सुनकर रोज़ को बहुत अजीब लगता है। वो अलीशा की मम्मी की बात काटते हुए कहती हैं, आंटी अभी शादी की क्या ज़रूरत है, अभी तो इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस पर अलीशा की मम्मी कहती है, बेटा अच्छा लड़का ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, तुम भी अपने मॉम डैड से कहना अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। अलीशा की शादी की बात सुनकर रोज़ बहुत दुखी हो जाती है और दिवाली पूजा के बाद चुपचाप वो बेडरूम में जाकर के बैठ जाती है। डिनर के बाद अलीशा भी रोज़ के रूम में आ जाती है और वो देखती है कि रोज़ चुपचाप बैठी है। वो एक अजीब सोच में है। अलीशा उसे इस तरह परेशान होने का कारण पूछती है। रोज़ अलीशा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उससे कहती है, अलीशा तुम्हारी फैमिली को जब हमारे बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो सब तो तेरी शादी के सपने देख रहे हैं। अलीशा मुझे ये बातें बहुत परेशान कर रही हैं, तुम मुझसे अलग हुई तो मैं तो मर जाऊँगी। रोज़ की बातें सुनकर अलीशा भी परेशान हो गई थी। रोज़ की मरने की बात उसे और डरा देती है। वो रोज़ के होंठों पर अपनी उंगलियों को रखकर उससे कहती है, रोज़ अगर अब दोबारा तुमने कभी मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, तुम इतना परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है वे मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और हमारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी करेंगे। ये कहकर अलीशा रोज़ को अपने गले से लगा लेती है और उसके गालों को चूमते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ ठिकाकर उसके बालों को कस कर पकड़कर उसे अपने आगोश में भर लेती है। रोज़ अलीशा से कहती है, हटो, मैं यहाँ इतनी टेंशन में पागल हो रही हूँ और तुम्हें रोमांस चढ़ा हुआ है। अलीशा रोज़ के होंठों पर उंगलियां रख देती है और उसे कस कर किस करने लगती है और धीरे धीरे उसके टॉप को हटा देती है। कुछ ही पलों में उन दोनों का हार्ड रोमांस शुरू हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो रही थी। वो ये तक भूल गई थी कि वो उसके घर में है और उन्होंने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया। तभी अचानक से उसका बड़ा भाई अलीशा के कमरे में किसी काम से आ जाता है। वो उन दोनों को टॉपलेस किस करते हुए देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो जोरों से मम्मी 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 आवाज़ लगाने लगता है और सबको कमरे के अंदर बुला लेता है। घर के सब लोग वहीं इकट्ठा हो जाते हैं। अलीशा की भाई की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी ये लेस्बियन है। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अलीशा और रोज़ को इस हालत में देखकर अलीशा के मम्मी पापा की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। अलीशा की मम्मी कमरे के अंदर जाकर अलीशा को खींचकर खड़ा करती हैं और उसे 4-5 थप्पड़ जड़ती हैं और उसे बहुत डांटती हैं। तो ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए तुम्हारा हॉस्टल से घर आने का मन नहीं करता था। छी, तुम एक लड़की के साथ। अलीशा की मम्मी रोज़ की तरफ देखते हुए उससे कहती हैं, बेशरम लड़की, तुझे हमने अपनी बेटी की तरह माना और तू ये सब, तूने मेरी बेटी को इस तरीके से फंसा रखा है। रोज़ रोते हुए कहती है, नहीं आंटी जी, आपने जो कुछ भी देखा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ क्या बात है, मैं आपको समझाती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अलीशा की मम्मी गुस्से से पागल हो रही थी। वो रोज़ का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देती हैं। इसी पल हिम्मत कर कर अलीशा कहती है, प्लीज़ रोज़ को बाहर मत निकालो, मम्मी प्लीज़ रोज़ को छोड़ो, मैं और रोज़ एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात सुनकर अलीशा के पापा गुस्से से भर जाते हैं और रोज़ की तरफ देखते हुए कहते हैं, ए लड़की, कल सुबह होते ही इस घर से निकल जाना और हाँ, अलीशा का सामान पैक रखना, अमित आकर ले जाएगा।
ये सुनकर रोज़ अलीशा के पापा के पैरों में पड़ जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ अंकल हमें अलग मत कीजिए, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर उन दोनों की कोई नहीं सुनता। अलीशा की मम्मी अलीशा को खींचकर अपने कमरे में ले जाती हैं और उसे वहीं बंद कर देती हैं और अगली सुबह होते हुए वो रोज़ को घर से बाहर निकाल देती हैं। रोज़ वापस हॉस्टल चली जाती है। रोज़ अलीशा के लिए बहुत रोती है, बहुत तड़पती है, पर उसे पता था कि अब वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं। अब अलीशा उससे कभी नहीं मिल पाएगी। अलीशा की फैमिली को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रोज़ फिर से अपने दर्द में जीने लगी। वहीं दूसरी तरफ अलीशा के घर में कोहराम मचा हुआ था। एक दिन चुपके से अलीशा ने अपने भाई का फ़ोन चुरा कर रोज़ को मैसेज किया, रोज़ तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। दरअसल अलीशा का फ़ोन छीन लिया गया था। उसे कहीं भी अकेले घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और ना ही अलीशा को किसी से भी फ़ोन पर बात करने दी जाती थी। अलीशा की फैमिली अलीशा के प्यार को एक बीमारी समझते हैं। उसे लगता है लड़कियों का लड़कियों से प्यार करना एक बीमारी है। उसकी फैमिली उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। उस डॉक्टर को भी बस पैसे से मतलब था। वो डॉक्टर बिना अलीशा की मेंटली कंडीशन को समझे उसे दिमागी तौर पर बीमार करार कर देता है। अलीशा का जुनून रोज़ के लिए बढ़ता जा रहा था। इस दौरान उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रही। वहीं दूसरी ओर रोज़ उसके लिए तड़प रही थी। उसने हर कोशिश की अलीशा से बात करने की। एक बार रोज़ हिम्मत करके अलीशा के घर तक आई पर उसे गेट से बाहर ही भगा दिया गया। एक दिन किसी रिलेटिव की सजेशन पर अलीशा के घर वाले उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जहां वो देखती है कि कैसे अगर किसी का जेंडर चेंज कर दिया जाए या उसे हार्मोन की मेडिसिन दी जाए तो वो कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पल के लिए वो अपने दिमाग में खुद को जेंडर चेंज का ऑपरेशन को लेकर इमेजिन करने लगती है और अगले ही पल बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मैं नॉर्मल हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस लेस्बियन हूँ, मुझे लड़की से प्यार है, इसमें क्या गलत है, ये बहुत नॉर्मल है, मैं नेचुरली ऐसी हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आप लोग ये बात समझिए। उसका भाई और उसके पापा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर अलीशा बेकाबू हो जाती है। वो वहीं रखे सीजर उठाकर कहती है, मेरे पास मत आना, अगर मेरे पास कोई आया तो मैं उसे मार दूंगी। अलीशा का भाई और डॉक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं है, बस एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। वो सब उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अलीशा को समझ में आ गया था कि वो सब उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे। वो सब उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। डॉक्टर और उसका भाई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अलीशा पीछे की तरफ बढ़ रही थी और अचानक से वो खुद को मार लेती है। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज जाती है। खून से लथपथ बदहवास अलीशा अब भी रोज़ से मिलने के लिए तड़प रही थी। वो इस हालत में भी बाहर की तरफ दौड़ती है और बस स्टैंड की तरफ जोरों से भागने लगती है। अलीशा के घर वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं पर अलीशा की रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोज़ से मिलने से नहीं रोक सकती। सो गाइज, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल स्टोरी नाइट FM को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।